हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब सबको पता है कि पार्टनरशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और इसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अब जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले एमसीक्यूज देखेंगे और एमसीक्यूज के साथ साथ हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। According to the Indian Partnership Act 1932, what is the minimum number of persons to form a partnership? कितने मिनिमम नंबर पर्सन से एक पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है? हम सबको पता है द आंसर इज 2। एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 2 लोग होंगे, आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, यानी कि आप पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला का आंसर हो गया ए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टनर का उसके फर्म के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है। हम सबको पता है कि एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या कहता है कि हर एक पार्टनर फर्म का ओनर भी है और उसका एजेंट भी है। मतलब म्यूचुअल एजेंसी ऐसे तो कहता है कि हर एक पार्टनर फर्म का ओनर भी है और उसका एजेंट भी। इसका मतलब ये है कि मान लो कि 3 पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर नंबर ए, पार्टनर नंबर बी और पार्टनर नंबर सी, और फर्म है एबीसी। एबीसी फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म एबीसी के 3 पार्टनर हो गए, ए बी और सी। अब जो ए है ना वो हमें पता है एबीसी का ओनर है, बी भी एबीसी का ओनर है और सी भी एबीसी का ओनर है। पर अगर ए कुछ गड़बड़ करता है तो पूरा फर्म मतलब बी और सी, बाकी जो दोनों है, पूरा फर्म ए बी और सी, ये तीनों लायबल होंगे। यानी कि मान लो ए गया बैंक के पास और ए ने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन उठा लिया। अब बाद में ये लोन डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या इस लोन को भरने की जिम्मेदारी सिर्फ ए की है? नहीं। एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट कॉन्सेप्ट का मतलब जो भी कोई भी एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के हर एक एक्ट के लिए लायबल होता है। तो उसी तरह यहां पे बी और सी के बिहाफ, ए बी सी फर्म के बिहाफ पर ए ने लोन लिया, यानी कि अब ए बी और सी तीनों लोग, यानी कि पूरा का पूरा फर्म लायबल होगा। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो आपने देखा ए ने काम किया एक एजेंट की तरह। अब मान लो ए की जगह बी ले आता तो यहां भी ए बी और सी तीनों लायबल होते हैं। तो यहां पर जब बी ने लोन लिया तब ए ने प्रिंसिपल की तरह काम किया, यानी कि ओनर की तरह काम किया। तो ए प्रिंसिपल भी बन सकता है और ए एजेंट भी बनता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो जो फर्म के साथ पार्टनर्स का रिलेशन होता है वो ओनर और एजेंट दोनों की तरह होता है। सो द आंसर इज पॉइंट नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? A, B and C are partners sharing profit and losses equally. Their capital balances as on 31st March 2022, यानी एंड डेट पर है 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका एंड डेट पर है 31 मार्च 2022। कितने कैपिटल के बैलेंसेस है? 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख, ठीक है। इनके पर्सनल एसेट्स भी हैं। ए का टोटल पर्सनल एसेट 2 लाख रुपए का है, बी का पर्सनल एसेट 1.5 लाख रुपए का है और सी का पर्सनल एसेट 1 लाख रुपए का है। द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी टू द फर्म वुड बी। अब फर्म की तरफ लायबिलिटी इनका क्या क्या बनता है? मान लो कि फर्म कल के डेट में डूब जाता है, ठीक है। लायबिलिटी को निकालने का मतलब है, फर्म की तरफ लायबिलिटी का मतलब है कि मान लो कि फर्म लॉसेस झेलता है या फर्म बैंकक्रप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। तो इस केस में बैंक के कुछ क्रेडिटर्स होंगे, सॉरी बैंक बोल रहा हूँ, फर्म के कुछ क्रेडिटर्स होंगे
वो फर्म के सामने लाइन लगा देंगे कि हमारा पैसा दो पैसा दो पैसा दो। तो उस समय उन्हें उनका पैसा भरना पड़ेगा फर्म को। तो फर्म ये पैसा ABC तीनों से मांगेगी। तो कितना कितना मांगेगी? तो ए के पास टोटल कितना माल है, ये तो देखो ए का कैपिटल है 8 लाख, ये तो उस समय जाएगा ही जाएगा, प्लस ए पर्सनली लायबल भी है, इसलिए ये 2 लाख भी चल जाएगा। तो ए कितना तक में लायबल हो गया? 8 + 2 10 लाख, 6 + 1.5 7.5, तो बी कितना लायबल हो गया? 7.5 लाख, और सी 4 + 1 5 लाख। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। टोटल लायबिलिटी उनकी इतनी रहेगी। अब ए के पास पैसा ही 8 और 2 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख से ज्यादा थोड़ी दे पाएगा वो, तो उसके बाद वो भी दिवालिया घोषित कर देगा अपने आप को। और जब, एक बात याद रखना, जब आप अपने आप को दिवालिया घोषित करते हो तो आपकी सारी लायबिलिटीज वहीं पे खत्म हो जाती है। आप कोर्ट के सामने जाते हो, अपने आप को दिवालिया घोषित करते हो, कोर्ट आपके सारे एसेट्स को सीज कर लेता है और उसे आपके जितने लायबिलिटीज थी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आपके जितने क्रेडिटर थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर 4 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पार्टनरशिप डीड हैज टू बी, हमें पता है कि पार्टनरशिप डीड जो बनता है ना, वो कभी ओरल नहीं हो सकता, इट हैज टू ऑलवेज बी इन राइटिंग, सो कंपल्सरीली इन राइटिंग। यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है पार्टनरशिप के, वो लिखित में नहीं है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन देयर लोन ABC, ठीक है, ABC ने फर्म को कुछ लोन दिया है, कैपिटल के अलावा लोन दिया है, और लोन का कुछ इंटरेस्ट A, B और C को मिलेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर अग्रीमेंट नहीं भी है और अग्रीमेंट में कुछ ही म्यूचुअली डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना % पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट आपको 6% पे मिल जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नंबर 6 पे आता है क्वेश्चन, देखा, A and B are partners in a partnership firm. A has withdrawn 60,000 for his personal use. In absence of any agreement, what interest to be charged from him? पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली दिया हुआ है कि अगर ड्राइंग्स होती हैं तो ड्राइंग्स पे किसी भी तरीके के इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो द आंसर वुड बी डी, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड। नंबर 7, which of the following is not an item of appropriation of profit? appropriation of profit सब लोग जानते क्या होता है? P&L appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो एंड प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को बाद में P&L अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला जाता है। और एप्रोप्रिएशन वर्ड का ही मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इस्तेमाल। जो प्रॉफिट हमने कमाया, यानी बैलेंस शीट जहां पे आपका P&L अकाउंट जहां पे आके रुका, वो हो गया आपका प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करेंगे, मतलब बांटेंगे सही से जगह पे। कुछ हिस्सा ये ओनर्स को दे देंगे, कुछ हिस्सा रिजर्व में रख लेंगे, कुछ हिस्से से हम कुछ अपने लायबिलिटीज को चुकाएंगे। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो एप्रोप्रिएशन का सामान कौन सा है? नॉट एन आइटम। इसमें से कौन सा आइटम ऐसा जो एप्रोप्रिएशन का अमाउंट नहीं? ये देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखो, ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में ट्रांसफर करना एप्रोप्रिएशन का काम है। सैलरी पेड टू पार्टनर्स, दिस इज एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, एप्रोप्रिएशन। बट रेंट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन। रेंट खुद ही तुम्हें पता है P&L में आता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। तो रेंट इज नॉट एन आइटम ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। On 1st April 2021, A's capital was rupees 25 lakh. On 1st July 2021, he introduced additional capital of 5 lakh. पहले से कितना था? 25 लाख। अब कितना ले आया? 5 लाख और। टोटल कितना बन गया? 30 लाख। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 8% पर एनम। ठीक है। फाइंड
द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022। इंटरेस्ट लिखा हुआ 8% पे, यानी कि म्यूचुअली डिसाइड किया हुआ कि कैपिटल पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। तो जब डिसाइड हो गया तो इसी के हिसाब से चलेगा। टोटल कितना है यहाँ पे 30 लाख। लेकिन अब थोड़ा ना यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे समझो, जो 25 लाख ए ने फर्म को दिए थे कैपिटल के तौर पे, वो पूरे साल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसका यूज 12 मंथ्स के लिए हुआ है। तो फर्म जितना महीने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेगा, जितने महीने के लिए पैसा फर्म के पास रहा, उतने महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा को। तो 12 महीने, 25 लाख जो है वो 12 महीने रहा, तो 25 लाख पे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो 5 लाख एडिशनल कैपिटल आया, ये आया 1 जुलाई 2021 को। यहाँ देखो 1 जुलाई 2021 को, यानी कि ये कितना इस्तेमाल हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं मान के चल रहा हूँ कि ईयर एंड जनरली 31 मार्च पे हो रहा है, तो ये टोटल 9 मंथ्स यूज हुआ। ठीक है, ये टोटल कितना यूज हुआ, 9 मंथ्स इस्तेमाल हुआ। तो 9 महीने इस्तेमाल हुआ, तो इस पे इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, 9 महीने का। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1 मिनट। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे 25 लाख पे 8%, यानी कि इस पे टोटल 12 महीने का मिलेगा, यानी कि ये 2 लाख मिलेगा। और जो बाकी का 5 लाख है उस पे 8% फॉर 9 मंथ्स, 9 डिवाइड बाई 12, यानी कि 30,000 रुपये। सो द आंसर इज 2,30,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट 2 क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज। ये लगता है मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया। ड्रॉइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट चाहिए तो मैं बता चुका हूँ, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। When a fixed amount is withdrawn by a partner at the end of each month, देखो ये एक क्वेश्चन ना मैं अभी भी करवा दे रहा हूं, और ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं बाद में भी करवाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लेना। When a fixed amount is withdrawn by a partner at the end of each month, यानी कि end of the each month का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। मतलब कि विड्रॉ कब हो रहा होगा, विड्रॉ हो रहा होगा 31 मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन। तो 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, यानी कि मंथ के एंड में हो रहा होगा। तो इससे हमें क्या, इससे ये कि मान लो कि हर महीने 10,000 रुपये विड्रॉ हो रहे हैं, तो 10,000 रुपये जब 30 अप्रैल को विड्रॉ हुए, जो मंथ के एंड डेट होता है ना, उसको नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट मान लिया जाता है। नहीं समझे, यानी कि मान लो कि 30 अप्रैल को विड्रॉ हुआ ना, तो दिस इज एज गुड एज कि वो 1 मई को विड्रॉ हुआ। ठीक है, तो ये जो 10,000 है वो कितने महीने के लिए पार्टनर्स ने इस्तेमाल किया, कितने महीने के लिए पार्टनर इस्तेमाल किया, उसने इस्तेमाल किया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8, 9, 10, 11। इसलिए मतलब पहला जो 10,000 जो 30 अप्रैल को विड्रॉ हुआ होगा,
वो 11 मंथ्स के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। साइमल्टेनियसली ये वाला अमाउंट 10 मंथ्स के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, ये वाला अमाउंट 9 मंथ्स के लिए इस्तेमाल होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आखिरी जो विड्रॉ हुआ होगा वो हुआ होगा 31 मार्च को, ईयर एंड पे, तो ये एक भी दिन के लिए यूज नहीं हुआ होगा, तो इसको हम अभी साइड कर देंगे, इसको नेक्स्ट ईयर जोड़ेंगे। जो 31 मार्च को हुआ वो मैंने बता चुका हूँ, क्या बताया मैंने, एक बार सुनो। जो मंथ का एंड में हुआ उसको नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट मान लेंगे, जैसे कि 30 अप्रैल हुआ तो 1 मई मान लेंगे। 1 मई को विड्रॉ हुआ तो पूरा मई तुमने इस्तेमाल किया, पूरा जून इस्तेमाल किया, पूरा जुलाई इस्तेमाल किया, इस तरीके से 11 महीने तुमने इस्तेमाल किए। जो लास्ट विड्रॉ हुआ होगा वो विड्रॉ हुआ होगा 31 मार्च को, तो उसको मानेंगे हम 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल तो हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, इस साल तो होता ही नहीं है, क्लियर? तो इस साल में वो काउंट होगा ही नहीं, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, 11th ऐसे ऐसे करके देखो किस तरह हो गया होगा। मैं एक बार और, तो इसको मैं एक बार और मिटा करके एक बार और चार्ट बना देता हूं। मार्च का 31 हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है? ये यूज हुआ 11 मंथ्स के लिए, ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, और इसका तो काउंट ही नहीं है, ठीक है? तो पहला महीने का जो मान लो कि 10,000 रुपये विड्रॉ हुआ है, तो पहले महीने कितना इंटरेस्ट लगेगा, और हम इंटरेस्ट रेट मान के चल रहे हैं 6% है, ठीक है? पहला महीना विड्रॉ हुआ होगा 10,000 इंटू 6% इंटू 11 मंथ्स, 11/12 इतना हुआ होगा। पूरे साल का इंटरेस्ट हमें निकालना है ना, पूरे साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा। दूसरे महीने में विड्रॉ हुआ होगा 10,000 इंटू 6% इंटू 10/12, ठीक है? तीसरे में 10,000 इंटू 6% इंटू 9/12, ऐसे ऐसे करते करते 10,000 इंटू 6% इंटू 1/12। अब इन सब को जोड़ना है, इन सबको जोड़ना। एक चीज के यहाँ ध्यान दो कि 10,000 इंटू 6% सब में कॉमन है, हाँ ना बोल? तो जब इन लोग को जोड़ते हैं तो एक ब्रैकेट के बाहर इन लोगों को निकाल लेते हैं, और ये अंदर में 11/12, 10/12, 9/12 ये अंदर में रह जाएगा, ठीक है? तो इन लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा ये वाला स्पेस भी ले रहा हूं मैं, ये काम करते हैं, ये समझ में आ गया तो उसको मिटा देते हैं और इसको लेके आ जाते हैं हम लोग इधर, ठीक है? अब देखो इन सबको जोड़ेंगे और इक्वेशन देखो, 10,000 इंटू 6% इंटू अंदर में 11/12 प्लस 10/12 प्लस 9/12 प्लस ऐसे करते करते 1/12, इतना तक में जोड़ना है, ठीक है? थोड़ा सा मैथ्स है यार, ठीक है, पर इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये एक बार मैं बना दे रहा हूँ ऐसे पूरा समझा करके, इतना आपको नहीं करना है। एग्जाम में आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे 2 मिनट मिलेगा, इतना मैं कैसे करूँगा, इतना करना ही नहीं है। मैं एक बार समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसके आंसर टिक भी मार सकता था, मैं बोल देता ये रट लो ये आंसर आ जाएगा, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे वो आंसर तक हम पहुँच रहे हैं।
और वो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझोगे कि कैसे आया। ठीक है, तो 10,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, और ऊपर में क्या आ जाएगा 11 प्लस 10 प्लस 9, ऐसे ऐसे करते करते +1। ठीक है, अब 1 से लेके 11 तक का फैक्टर क्या होता है? 1 से लेके 11 तक को जोड़ेंगे, इसको जोड़ने का तरीका होता है, अगर कोई भी कंटिन्यूस नंबर होते हैं, ठीक है, मान लो कि तुम्हें जोड़ने हैं 1 + 2 + 3 ऐसे से लेकर के 10 तक जोड़ने हैं, तो 10 नंबर है, 10 डिजिट्स हैं, तो इसको कहते हैं n + n + 1/2 कर देते हैं। ये बहुत लोगों ने आपने पढ़ा हो भी होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, या फिर जनरली वो बहुत लोग जानते हैं। n का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है 10 टर्म्स है, 1 से लेकर 10 तक 10 टर्म्स है, तो 10 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 × 11/2 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 55। तो 1 से लेकर 10 तक का सम कितना हो गया 55। उसी तरह ऊपर है 1 से लेकर 11 तक का सम अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा 10,000 इंटू 6% इंटू 10 से लेकर 11 तक का टर्म्स कितना हो जाएगा 11 × 12 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 6% इंटू 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया ऊपर में 66 और नीचे में आ गया 12, ऊपर में आ गया 66, नीचे में आ गया 12, तो 66 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आंसर हो गया 10,000 इंटू 6% इंटू 5.5। यानी कि ओवरऑल कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज हुआ 5.5 मंथ्स का। ये तो प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया ना, ये इंटू टाइम है, PRT होता है ना फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो ये P हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये हो गया टाइम। टाइम कितना हो गया 5.5, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 5.5। ये मैं आपको रटवा भी सकता था बड़ा इजीली, पर मेरा मानना है कि एक बार बेस समझ जाओगे ना तो आगे का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चंस को और भी बताऊंगा। आज यहीं तक रखते हैं, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और ये 10 बेसिक पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पार्टनरशिप के। इन्हें फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ये सॉल्यूशन खास करके एक बार देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।